Hello everyone, welcome to Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. वंदना गुप्ता और अभी तक हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं इस पेपर से। अब हाँ, यहाँ पर 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, चूंकि ये पहले का पेपर है, पुराना पेपर है, तो इसमें 150 क्वेश्चन है, तो फिर 50 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो फटाफट चलिए उसको हम सॉल्व करा देते हैं जिससे कि आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर 101 क्वेश्चन है और हाँ, अगर आपको ये हमारा जो भी हम सॉल्व करा रहे हैं अगर पसंद आ रहा है देन लाइक जरूर करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है कि दूध का एक एक्सचेंज यानी कि खाद्य विनिमय प्रोटीन उपलब्ध कराता है कितना। वन फूड एक्सचेंज ऑफ मिल्क प्रोवाइड्स प्रोटीन, कितना प्रोटीन उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 8 ग्राम होगा। देखिए, अब यहाँ पर जो एक्सचेंज वाली बात है, तो हर एक का अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो एक्सचेंज आपको अलग अलग मिल जाएंगे। कहीं पर आपको एक एक्सचेंज 150 ग्राम का मिलेगा, कहीं पर 130 मिल जाएगा, कहीं पर 250 मिल जाएगा, कहीं पर 185 मिल जाएगा। तो अलग अलग तरीके का है, लेकिन एक जो कॉमन है जो कि हमने भी यूज किया हुआ है अपने स्कूल टाइम मतलब कॉलेज टाइम में, तो वहां पर हमने ये था कि एक कॉमन ये अप्रॉक्स होता है, इसे 8 ग्राम यहाँ पर दिया गया है, तो ये अप्रॉक्स होता है कि जितना भी आपके जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनका टोटल एक्सचेंज दिया होता है। ठीक है, एक्सचेंज क्योंकि अप्रॉक्स ही रहता है, जैसे कि एक मिल्क एक्सचेंज दिया होता है, अब उसमें आपका बफेलो मिल्क, काउ मिल्क, चीज भी आ जा रहा है, कर्ड्स भी आ जा रहे हैं। ठीक है, उनका अमाउंट अलग अलग होता है, लेकिन वो एक एक्सचेंज होता है। जैसे कि बफेलो मिल्क है तो उसका 185 ml दिया गया है अमाउंट, काउ मिल्क है उसका 250 ml दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग जितने भी मिल्क वाले प्रोडक्ट हैं और मिल्क है वो सारे आपके मिल्क एक्सचेंज में आ जाते हैं। और यहाँ पर जो टोटल आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और किलो कैलोरी दी गई है, तो वहां पर जितने भी आप इस एक्सचेंज के अंदर में मिल्क एक्सचेंज में जितने भी चीजें आएंगी सबसे आपको कॉमन 8 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 11 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 7.5 ग्राम आपका फैट हो गया और 150 किलो कैलोरी आपकी जो है कैलोरी हो गई, टोटल कैलोरी हो गई। इस वजह से जो है आप जो ये क्या बोलते हैं एक्सचेंज लिस्ट से डाइट प्लान करना इजी हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है अप्रॉक्स जो है आपके कई सारी चीजों का, जो इसे मिल्क में जितनी भी चीजें आ जा रही हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में, उन सभी का अप्रॉक्स जो है अमाउंट दिया होता है, उनका एक्सचेंज दिया होता है और उनकी जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उनसे जो फैट मिल रहा है, जो टोटल कैलोरी मिल रही है वो आपकी इक्वल रहती है। ओके, चलिए फिर अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणु जो दही में पाए जाते हैं, पहला है क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम, स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस और साल्मोनेला। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन कर्ड ये आप सभी जानते हो, ये है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। फिर है खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट नियम ने परिरक्षकों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट क्लासिफाई द प्रिजर्वेटिव एज। ठीक है, क्लास वन एंड टू में किया है, या फिर क्लास ए एंड बी में किया है, या फिर फूड ग्रेड एंड नॉन फूड ग्रेड में किया है, या फिर एडिबल एंड नॉन एडिबल इसमें किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट यानी कि यहाँ पर FSSAI की बात हो रही है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो इन्होंने प्रिजर्वेटिव्स को किन क्लासेस में जो है क्लासिफाई किया है, इनका वर्गीकरण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका श्रेणी 1 एंड 2 यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 में इन्होंने क्लासिफाई किया है। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं कि जो क्लास 1 और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स हैं, एक बार देख लेती हूं मैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूं। सॉरी, इसमें तो नहीं है, तो इसको फिलहाल यहां मैं आपको दिखा देती हूं क्लास 1 एंड क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, जिससे कि आपका क्लियर रहे, कभी अगर और भी चीजें पूछ ली जाती हैं तो आप आसानी से बता सको। देखिए, ये इनका मैनुअल है, इसमें दिया हुआ है। अब देखिए यहां पर से
अब जो फूड एडिटिव्स होते हैं, ठीक है, जो कि आपका किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, वो आपके जैसे कि मान लिया किस किस के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, टेक्सचर, कंसिस्टेंसी, अपीयरेंस और जो अदर टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, फिर मेंटेन करने के लिए आपका फूड एडिटिव्स का यूज किया जाता है। और जो फूड एडिटिव्स है उनमें विटामिन, मिनरल्स, हर्ब्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ईस्ट और स्टार्टर कल्चर, माल्ट एक्सट्रैक्ट ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फूड एडिटिव्स में विटामिन, मिनरल्स, हर्ब्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ईस्ट ये सब नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फूड एडिटिव्स में क्या क्या चीजें हैं। कलर है, प्रिजर्वेटिव है, एसिडिटी रेगुलेटर्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं। ठीक है, ये आपके एडिटिव्स में आ रहे हैं। एंटी केकिंग एजेंट हैं, एंटी फोमिंग एजेंट है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, एंजाइम्स हैं, इमल्सिफायर हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं, फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर एनहांसर है, मॉडिफाइड स्टार्चेज हैं, फॉस्फेट स्टेबलाइजर, थिकनिंग एंड जेलिंग एजेंट्स। तो ये सारे आपके एडिटिव्स में आ जाते हैं। ठीक है, सारे आपके फूड एडिटिव्स हैं। अब यहां पर हमें जो बताना है कि FSSAI ने जो क्लासिफाई किया है, तो यहां पर आप देख सकते हो किसमें, क्लास 1 और क्लास 2 प्रिजर्वेटिव में। ठीक है, और जो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं ये आपको पता ही है, किस वजह से ये यूज किए जाते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट आपका खराब ना हो, लंबे समय तक जो है उसको स्टोर करके रखा जा सके। ठीक है, तो अब यहां पर 2 में क्लासिफाई किया है इन्होंने, क्लास 1, क्लास 2 में। तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्लास 1 प्रिजर्वेटिव में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी आपकी, कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट आ जाएगा, शुगर, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, ये क्लास 1 प्रिजर्वेटिव है। इसके अलावा स्पाइसेस, विनेगर और एसिटिक एसिड, हनी, एडिबल वेजिटेबल ऑयल्स। यानी आप ये कह सकते हो जितने भी नेचुरल आपके नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स हैं वो सारे आपके क्लास 1 में आ जाएंगे। यानी कि जो प्राकृतिक प्रतिरक्षक हैं वो सारे आपके क्लास 1 में आ जाएंगे। अब यहां पर देखिए, एडिशन ऑफ क्लास 1 प्रिजर्वेटिव इन एनी फूड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, क्योंकि ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, तो इन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अब जो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव हैं उनमें क्या क्या चीजें हैं आप देख सकते हो, ये केमिकल्स हैं, जैसे कि बेंजोइक एसिड इंक्लूडिंग सॉल्ट हो गया, सल्फ्यूरस एसिड इंक्लूडिंग सॉल्ट। ठीक है, और नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड लाइक हैम, पिकल, मीट। ओके, इसमें यूज किया जाता है। सॉर्बिक एसिड एंड इट्स सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, प्रोपियोनेट्स ऑफ कैल्शियम और सोडियम, लैक्टिक एसिड एंड इट्स सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, एंड एसिड कैल्शियम फॉस्फेट, नाइसिन, मेथाइल और प्रोपाइल पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट्स, सोडियम डाई एसीटेट। तो यहां पर आपने देखा कि सारे के सारे आपके क्या हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका क्लास 2 प्रिजर्वेटिव है उसके अंदर आपके रासायनिक प्रतिरक्षक आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर पता चल गया कि FSSAI के द्वारा जो प्रिजर्वेटिव्स को क्लासिफाई किया गया किसमें, श्रेणी 1 और 2 में किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लांचिंग के बारे में बताता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ब्लांचिंग। पहला है भाप के दबाव में पकाना, यानी कि प्रेशर कुकिंग। दूसरा है खाद्य पदार्थ को 3 मिनट के लिए उबालना, बॉइलिंग फूड प्रोडक्ट्स फॉर 3 मिनट्स। तीसरा है खाद्य पदार्थ को पहले ठंडे पानी में डालना और फिर पानी में उबालना, एडिंग फूड प्रोडक्ट्स टू कोल्ड वाटर एंड देन बॉइलिंग। चौथा है उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना, डिपिंग द फूड प्रोडक्ट इन बॉइलिंग हॉट वाटर फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन कूलिंग इट। तो यहाँ बताना है कि ब्लांचिंग की जो प्रोसेस होती है फूड कुकिंग की, उसमें चारों में से कौन सा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा। ठीक है, पहले उबलते पानी में कुछ देर के लिए डालते हैं, उसके बाद में उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका चिप्स घर में तैयार किया जाता है, आलू का चिप्स, तो वो ब्लांचिंग के प्रोसेस के द्वारा ही तैयार किया। और जैसा मैंने बताया था कि ब्लांचिंग से क्या होता है कि जो है जो आपके फूड्स हैं उनके कलर जो है वो नहीं खराब होते हैं। ठीक है, ब्लैकिश नहीं होते हैं। चलिए, अब 105 क्वेश्चन है कि गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा है। अब चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये पुराना पेपर है, तो ये ICMR 2010 के अकॉर्डिंग इन्होंने पूछा और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑप्शन भी दिया हुआ है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको 2020 के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि 2020 के अकॉर्डिंग आपका जो गर्भवती महिला के लिए, यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनके लिए आयरन की कितनी मात्रा रिकमेंडेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो
ये है RDA, ठीक है। ये कल भी मैंने आपको दिखाया हुआ था, फिर से दिखा देती हूं। यहां पर आयरन की बात हो रही है। तो यहां पर आपका विमेन है, प्रेग्नेंट विमेन के लिए पूछा जा रहा है। तो यहां पर आप देखिएगा, ये है विमेन, ठीक है। यहां पर प्रेग्नेंट विमेन, ओके। अब प्रेग्नेंट विमेन में यहां पर आप देख सकते हो कि आयरन, ये है आयरन, नीचे कर देती हूं जिससे आपको दिखाई पड़े, ठीक है। तो यहां पर देखिए ध्यान से, आयरन की पूछी जा रही है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। तो प्रेग्नेंट लेडी के लिए यहां पर देखिए 27 के आगे ये प्रेग्नेंट विमेन है, यानी कि प्रेग्नेंट विमेन के लिए जो आयरन की मात्रा रिकमेंडेड है वो है 27 mg पर डे, ओके। प्रेग्नेंट के लिए और लैक्टेशन के लिए कितना है, 23 है, और नॉर्मल 29 है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल विमेन है उनके लिए 29 आयरन की जरूरत है, और उसके बाद में प्रेग्नेंट है तो 27 है, यानी कि 2 कम है, ओके। और जो लैक्टेटिंग है उनमें कितना कम है आपका, कितना, 4 कम है, यानी कि 3, पहले 2 कम है फिर 4, जस्ट डबल आप घटा दो तो आपका लैक्टेटिंग के लिए निकल आएगा 29, 27, 23। और अगर मेन के लिए पूछा जाता है आयरन की मात्रा तो 19 है नॉर्मल, ओके। वैसे मेन के लिए तो फिलहाल नहीं पूछा जाता है, हमेशा विमेन के लिए, वो भी स्पेशली प्रेग्नेंट विमेन के लिए पूछा जाता है। लेकिन आपको नॉर्मल, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग तीनों ही पढ़ करके जाना है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए, तो यहां पर जो 2020 के अकॉर्डिंग कितना है, 27 प्रेग्नेंट लेडी के लिए है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रसार शिक्षा है, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज, ये क्या है, एक प्रशासन है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर एक कला है, आर्ट है, या फिर विज्ञान है, साइंस है, या फिर कला और विज्ञान दोनों है। तो प्रसार शिक्षा आपका दोनों है, कला और विज्ञान दोनों ही है। फिर 107 क्वेश्चन है कि हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है, ग्रीन लीफी एंड येलो वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन के, रेटिनॉल, बीटा कैरोटीन, या फिर विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बीटा कैरोटीन। अब देखिए, जो बीटा कैरोटीन है उसमें क्या, तो वो हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है और पीली सब्जियों में भी पाया जाता है। अब ये जो है कैरोटीन है, तो आपका जैसे कि क्या बोलते हैं कि इसमें हमने बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो कलर है, वैसे तो हरी सब्जियों के लिए क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। हरे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोफिल, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब्जियों में आपका, यहाँ पर पीली सब्जियों की भी बात हो रही है, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन होगा, और जरूरी नहीं है, जहां पर मैंने बताया था कि जो कलर डोमिनेंट होता है वही कलर हमको दिखाई देता है। तो जहां पर क्लोरोफिल डोमिनेंट होगा वहां पर ग्रीन कलर दिखाई पड़ता है, ठीक है। और जहां पर जो है आपका बीटा कैरोटीन डोमिनेंट होगा वहां पर हमें उस तरीके का कलर दिखाई पड़ेगा, यानी कि इससे ऑरेंज रेड कलर है या फिर पीला कलर है, ओके। तो यहां पर आपका जो कैरोटीन है वो आपके हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पाया जाता है, पीली सब्जियों में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि उसमें क्लोरोफिल डोमिनेंट होता है, इस वजह से उसका हमें ग्रीन कलर दिखाई पड़ता है। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बीटा कैरोटीन, ओके। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय गृह विज्ञान संघ का प्रथम सम्मेलन 1952 में कहां हुआ था? द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन 1952 मेट एट, कहां पर? चेन्नई, केरल, पुणे, या फिर लुधियाना में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेन्नई, ठीक है। जो पहला भारतीय गृह विज्ञान संघ का सम्मेलन हुआ था 1952 में, वो हुआ था चेन्नई, मद्रास में हुआ था। अब यहां पर थोड़ा सा हम इसका हिस्ट्री देख लेते हैं होम साइंस की साथ साथ में, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आता है, तो ये भी जानना जरूरी है आपको। चलिए, अब फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पर मैं राइट डाउन नहीं कर रही हूँ कि राइट डाउन करूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का है। यहाँ से हिस्ट्री है कि देखिए 1932 में, ओके, सबसे पहले 1932 की बात हम करते हैं। तो 1932 में पहला ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस हुआ था। 1932 में कहां पर हुआ था? ये लेडी इरविन कॉलेज न्यू दिल्ली में हुआ था। पहला ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस हुआ था 1932 में, ठीक है। ये यहां से आपका कह सकते हो होम साइंस की शुरुआत हो रही है।
फिर 1936 में यानी कि 1936 में जो इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है आपका, ठीक, वो उसने जो है डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट किया होम साइंस के लिए। तो इन्होंने एक इस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, इन्होंने होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट स्थापित किया इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ने, और यहाँ पर इन्होंने 2 साल का 2 ईयर कॉलेज कोर्स यानी कि डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया। ये 1936 में है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिप्लोमा कोर्स पहली बार कहां पर स्टार्ट हुआ है, तो वो आपका इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हुआ है, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ होम इकोनॉमिक्स एस्टैब्लिश किया गया था 1936 में। ओके, फिर आता है 1942 में। अच्छा, कहीं कहीं पर ये आपको 1935 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब 1942 में क्या हुआ है कि जो विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज एंड द क्वीन मैरीज कॉलेज इन चेन्नई यानी चेन्नई मद्रास में, ये 2 कॉलेजेस हैं, इन्होंने पहली बार फर्स्ट डिग्री कोर्स इन इंडिया इन होम साइंस स्टार्ट किया। ठीक है, 1942 में जो डिग्री कॉलेज पर होम साइंस की पढ़ाई स्टार्ट हुई, वो आपकी कहां पर स्टार्ट हुई है? चेन्नई में यानी चेन्नई मद्रास में। और किस कॉलेज में? विमेंस क्रिश्चियन कॉलेज एंड द क्वीन मैरी कॉलेज। ओके, 1942 में। फिर आता है 1950 में। तो 1950 में द एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा ओपन द फैकल्टी ऑफ होम साइंस, यानी कि जो बड़ौदा है, उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा है, उन्होंने 1950 में फैकल्टी ऑफ होम साइंस खोली। और इसी समय पर यानी कि 1950 इसी टाइम पर जो होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है HSSAI, उन्होंने जो है एक मीटिंग बड़ौदा में एक मीटिंग की। ठीक है, और इसमें कई सारे जो होम साइंटिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, लेट श्रीमती हमसा मेहता, मिसेस लीला देसाई, डॉक्टर प्लेमी कित्रल, डॉक्टर राजमल पी देवदास जी भी इसी में थे, मिस डोरथी पियर्सन, मिसेज सुकी कोशी और डॉक्टर फ्लोरेंस थियोफिलस एंड मिस नित्या सोएसा फ्रॉम सीलोन। ठीक है, इतने लोग जो है इस मतलब इतने होम साइंटिस्ट हैं जो कि इन्होंने आपका जो होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जो मीटिंग हुई थी बड़ौदा में, वहां पर ये शामिल हुए थे। ओके, अब जो मिसेज डोरोथी पियर्सन हैं, ओके, ये भी शामिल हुई थी इसमें। तो मिसेज डोरोथी पियर्सन है, इनको वॉच रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन which was adopted at the first conference of the association held at Chennai in 1952। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो पहला ये कॉन्फ्रेंस हुआ था होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, तो वो कहां पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था, 1952 में हुआ था। ठीक है, और इसकी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मतलब किन्होंने ये सारा जो है प्लान किया था, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, वो है मिसेस डोरोथी पियर्सन। ठीक है, और इनको जो है मिस्टर जो डोरोथी पियर्सन है, इनको होम साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का फाउंडर भी कहा जाता है। अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि HSSAI के फाउंडर कौन है, तो मिसेस डोरोथी पियर्सन है। ठीक है, तो इन्होंने ही पहला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया था चेन्नई में 1952 में। ओके, तो इतनी चीजें हो गई। अब जो है यहां पर और कुछ हमें बताना है, 1 मिनट। देखिए, अब यहाँ पर जो है ये जहां मैं दूसरे गूगल पर ही दूसरी जगह पर यहाँ पर 1935 लिखा हुआ है और वहां पर 1936 लिखा हुआ था। तो आप 1935 1936 दोनों में से अगर कोई भी मिल जाता है, वैसे 1936 अगर है ऑप्शन तो आप वही लगाइएगा। अगर दोनों दिया है 1935 1936 तो 36 लगाइएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक है तब आप वो लगा सकते हो। अच्छा, ये इन्होंने देखो 1936 में ये डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हुआ था इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में। ओके, और उसके बाद में इट बिकेम अ यूनिवर्सिटी लेवल डिपार्टमेंट, और फिर यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी लेवल डिपार्टमेंट में कन्वर्ट हुआ है कब? 1945 में। ठीक है, और इसके बाद में फिर बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी एट का कोयम्बटूर में 1950 में डेवलप हुआ, फिर लुधियाना, बॉम्बे, उदयपुर, त्रिपाठी, मतलब इस जगह पर जो है फिर धीरे धीरे ये जो है होम साइंस की टीचिंग स्टार्ट हो गई।
और जो पीएचडी लेवल का प्रोग्राम है, स्कूल से लेकर पीएचडी लेवल का प्रोग्राम है, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? वो डॉक्टर राजमल पी देवदास जी के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया है। और वो कहाँ के हेड थे? ये द अविनाश लिंगम होम साइंस कॉलेज कोयम्बटूर, जो कि वहां पर है। तो वहां पर ये किसके द्वारा वहां के हेड थे? डॉक्टर राजमल पी देवदास। और इन्होंने अपना फुल कंट्रीब्यूशन दिया है ये आपका जो होम साइंस का कोर्स है इसको फैलाने में, इसको एक्सपैंड करने में, यानी कि स्कूल से लेकर पीएचडी तक के प्रोग्राम में इन्होंने अपना पूरा सहयोग दिया है। ओके, चलिए ये हो गया थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी हो गई। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर है राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आर गवर्न्ड बाय, किसके द्वारा? यूजीसी, AIWEF के द्वारा, ICAR या फिर CSIR के द्वारा। तो जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो सारी आपकी किसके द्वारा संचालित होती हैं? ये ICAR के द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा ये गवर्न्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, कितने स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, कितने जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, कितनी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो ICAR के द्वारा ये मेन रेगुलेटर होता है आपका एग्रीकल्चर एजुकेशन का, और ये प्रेजेंट टाइम पर अकॉर्डिंग टू जनवरी 2021 यानी कि जनवरी 2021 के अनुसार है 3, यहां पर आप देख सकते हो ये 3 जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, और 4 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और 63 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं अकॉर्डिंग टू जनवरी 2021। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इतनी हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में। ओके, ICAR ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गृह प्रबंधन है, होम मैनेजमेंट इज मेंटल प्रोसेस है, मैनुअल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस या फिर टेक्निकल प्रोसेस है? तो ये एक मेंटल प्रोसेस है, यानी कि मानसिक प्रक्रिया है। फिर है 111वां क्वेश्चन है, ये पहले भी हम करा चुके हैं कि भवन की विभिन्न इकाइयों का सूर्य, वायु की दिशा, वर्षा एवं इलाके के तल रूप के आधार पर स्थानायन करना क्या कहलाता है? प्लेसिंग ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ बिल्डिंग विद रेस्पेक्ट टू सन, विंड डायरेक्शन, रेन एंड टोपोग्राफी ऑफ लोकेलिटी इज कॉल्ड। तो उस टाइम पर मैंने ये आपको बताया था आमुखीकरण यानी कि एस्पेक्ट। यहाँ पर ओरिएंटेशन दिया हुआ है इसकी इंग्लिश, ठीक है, तो ओरिएंटेशन का मतलब भी यही होता है और एस्पेक्ट का भी मतलब ये होता है, ठीक है, कि आपका प्रॉपर जो है सनरेज आए, हवा आए, वेंटिलेशन हो प्रॉपर तरीके से, बरसात से बचे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ही आप जो है अपनी बिल्डिंग का जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसको प्लेसिंग, मतलब उनकी विभिन्न इकाइयों को जो है प्लेस करने यानी कि स्थान देते हो। यानी कि जब भी आप कोई बिल्डिंग तैयार करते हो तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना होता है कि इस तरीके से आप बिल्डिंग तैयार करते हो कि जैसे कि आपका पर्याप्त रूप से सन भी आज मतलब कि सूर्य की रोशनी भी आ जाए, वेंटिलेशन भी होता रहे और बरसात से भी बच जाए। तो इन सबको ध्यान में रखकर ही आप करते हो, तो वो चीज आपका आमुखीकरण कहलाता है, ओरिएंटेशन तो कहलाता ही है, और ये चीज आपके एस्पेक्ट में भी आ जाती है अगर कभी ये पूछा जाता है। अब ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं, रूमिनेंस, ग्रुपिंग, ये क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 112 क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता एवं उपयोग करता है कहलाता है, अ पर्सन हु इज अ बायर एंड यूजर ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो बाय भी कर रहा है, खरीद भी रहा है और उसका यूज भी कर रहा है प्रोडक्ट का, तो वो क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा, ठीक है, उपभोक्ता कहलाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा क्या कहलाता है? द वोवन एज ऑफ फैब्रिक इज कॉल्ड सेल्वेज यानी किनारी, ग्रेन, बायस या फिर रिबन। तो यहां पर किसी कपड़े का जो बुना हुआ किनारा होता है उसको बोलते हैं सेल्वेज। ओके, अब यहां पर मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूं तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि सेल्वेज क्या होता है। तो ये देखिए, ये है सेल्वेज, ठीक है, सेल्वेज जो किनारा है, और ये जो है कट रॉ एज है, ठीक है, रॉ एज है। रॉ एज का मतलब है कि यहां पर आपका जो है जो रेशे वगैरह निकले रहते हैं, ठीक है, और सेल्वेज का मतलब है कि यहां पर ये पूरा आपका फिनिश्ड एज है,
ओके, और ये जो है वार्प है, ये वार्प है और ये वेफ्ट है। और इसी में जो वार्प के ही पैरेलल आपका लेंथ वाइज ग्रेन होता है, ठीक है, लेंथ वाइज भी ग्रेन होता है, क्रॉस वाइज भी ग्रेन होता है, ठीक। और जो सेल्वेज होता है, सेल्वेज के पैरेलल, ठीक है, सेल्वेज के पैरेलल आपका वार्प होता है, ठीक। तो यहां पर आप देख सकते हो, ये सेल्वेज है, सेल्वेज की लाइनिंग, और ये वार्प है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, सेल्वेज और वार्प। ओके, अब यहां पर और अच्छा, अब इसमें सेल्वेज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें बायस भी दिया गया है। बायस का मतलब क्या होता है, जब भी जैसे मान लीजिए आपने कोई कपड़ा ले लिया, ठीक है, चौकोर कपड़ा ले लिया, उसको एक कोने से जब आप अगर आप मोड़ देते हो, एक कोने से मोड़ते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा चौड़ा कपड़ा था, ये सेल्वेज है, दोनों ये रॉ कटेज है। अब इसको एक साइड से यहाँ कोने से इसको जब अंदर की साइड में ऐसे अंदर की साइड में मोड़ा गया, तो जो ये 45 डिग्री एंगल बन रहा है, इसी को बायस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, जो बायसनेस होता है वो किस एंगल पर होता है, तो ये आपका 45 डिग्री पर होता है, ठीक। ये दे सकते हो अब, जैसे बायस यहां पर लिखा हुआ है, अब चाहे आप इसको इधर से मोड़ो या फिर इधर से मोड़ो या फिर इधर से मोड़ो या फिर चारों कोनों से किधर से भी मोड़ो, तो 45 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो आपका बायस कहलाएगा। फिर अब यहां पर देख सकते हो सेल्वेज, अब कपड़ों के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, अब जो भी कपड़ा अगर आप देखोगे, कपड़ों में किनारे की साइड में जो आपके थान वाले कपड़े आते हैं, तो वहां पर उसमें आपने देखा होगा किनारे की साइड में थोड़ा सा मोटा सा होता है और बहुत ही टाइट वुवन होता है, टाइट बुनाई होती है, और वो थोड़ा सा मोटा होता है, घना होता है। तो वही चीज जो किनारा होता है वो आपका सेल्वेज कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, सेल्वेज और बहुत सारे कपड़े होते हैं, सेल्वेज किनारा होता है, किनारे के बाद में यहाँ पर थोड़े से ऐसे जो है रेशे निकले होते हैं, ठीक है, विद फ्रेड एज। तो इस टाइप का भी सेल्वेज होता है। और देखिए अभी आपको और भी दिखा देते हैं, ये देखिए। और ज्यादातर आप अगर जो सेल्वेज है किनारी होती है, वहां पर आपका कपड़े का किस कंपनी का कपड़ा है वो कंपनी का नाम लिखा होगा, या तो फिर जो है कलर लिखा होगा उसका, तो यदि मतलब कुछ ना कुछ चीजें उस पर लिखी होती, अक्सर ये होता है जो थान वाले कपड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए अब लिखा हुआ है टाइमलेस ट्रेजर्स फैब्रिक ऑफ, जो भी नाम होगा, ठीक है। और ये कपड़ा है और ये इसका सेल्वेज है, देख रहे हो ना, बहुत ही टाइटली बुना हुआ है, घना सा है और ये मोटा सा होता है। इस पर जो है आपका ये किनारी कहलाता है, और इस पर जो है मशीन भी बहुत मुश्किल से चलती है, किनारा। तो कपड़ों में एक साइड ये रहता है, यहां पर भी आप देख सकते हो। तो इसलिए मैं कई सारे पिक्चर्स ली हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल कि हाँ सेल्वेज होता क्या। ये है किनारा, इस टाइप का कपड़ा आपने जरूर देखा होगा, थान वाले कपड़े में ये अक्सर यहां पर रहता है। ओके, तो ये हो गया सेल्वेज, किनारी आपको समझ में, बायस भी समझ में आ गया। और ग्रेन जो होता है वो आपका जो वार्प होता है उसी में लेंथ वाइज ग्रेन भी होता है, और आपका जो है वेफ्ट मतलब यानी कि क्रॉस वाइज भी ग्रेन होता है। चलिए अब आते हैं, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है, रेट ऑफ डेवलपमेंट इज फास्टेस्ट ड्यूरिंग, देखिए वैसे तो इन्फेंसी में भी होती है, फास्ट होती है, और प्यूबर्टी में भी होती है, ठीक है। लेकिन अब यहां पर इन्फेंसी, लेट चाइल्डहुड, प्रीनेटल पीरियड और प्यूबर्टी ये सब सारे दिए हुए हैं। तो चूंकि अब प्रीनेटल पीरियड दिया हुआ है, गर्भकालीन अवस्था दिया हुआ है, तो जो विकास की दर होगी वो सबसे अधिक तीव्र कहां पर होगी, गर्भकालीन अवस्था में। क्योंकि देखिए इन्फेंसी में भी 2 साल में बच्चे बहुत तेजी से और रैपिडली उनकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। प्यूबर्टी एज में भी बहुत फास्ट, इसको ग्रोथ स्पर्ट भी बोलते हैं, प्यूबर्टी एज में भी बहुत ही फास्ट जो है ग्रोथ होती है। लेकिन जो आपका ये चाइल्डहुड वाला पीरियड है, इसमें आपके जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक, कम हो जाता है। लेकिन इन सबसे भी, इन्फेंसी और प्यूबर्टी से भी ज्यादा आपका प्रीनेटल पीरियड जो होता है, गर्भकालीन अवस्था होती है, जो कि सिर्फ 9 महीने की होती है। 9 महीने में आपका पूरा बेबी बच्चा तैयार हो जाता है और उसके सारे जो है ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, वो फंक्शनल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो 9 महीने में कितनी फास्ट जो है डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो फास्ट डेवलपमेंट होगा वो कब होगा, गर्भकालीन अवस्था में, यानी कि प्रीनेटल पीरियड में। अगर प्रीनेटल पीरियड दिया हुआ है तो प्रीनेटल पीरियड ही आंसर होगा। अब यहां पर एक शिशु की पहली स्वैच्छिक गतिविधि डैश है जिसमें संपूर्ण शरीर सम्मिलित होता है।
द फर्स्ट वॉलंटरी मूवमेंट ऑफ एन इन्फेंट विच इन्वॉल्व्स द होल बॉडी इज। घुटनों के बल चलना यानी कि क्रॉलिंग, रेंगना यानी कि क्रीपिंग, पलटना यानी कि रोलिंग ओवर, बिना सहारे के बैठना यानी कि सिटिंग अप अनअसिस्टेड। तो फिर यहाँ पूछा गया है जो पहली स्वैच्छिक गतिविधि होती है बच्चे की, इसमें उसकी पूरी बॉडी जो है उसमें सम्मिलित रहती है, तो वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो है वो क्रॉलिंग होगा। जब बच्चा घुटने के बल चलता है तो उसके हाथ भी चल रहे हैं, उसकी बॉडी भी मूव कर रही है, उसका पैर भी मूव कर रहा है, तो सब कुछ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर जो है क्रॉलिंग जो है वो आपका आंसर होगा। ओके, फिर है 116 क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की खोई हुई कार्य क्षमता को पुनः बहाल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आ प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग अ पर्सन्स लॉस्ट फंक्शन इज टर्म एज। तो ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, इसका आंसर है पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन। फिर है मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग डैश में किया जाता है। बी वैक्स एंड पैराफिन वैक्स आर यूज्ड इन बाटिक प्रिंटिंग में, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग या फिर टाई एंड डाई यानी कि बंधेज में किया जाता है। तो जो मधुमक्खी यानी कि बी वैक्स और पैराफिन वैक्स, ये इनका यूज कब किया जाता है? बाटिक प्रिंटिंग में इनका यूज किया जाता है, और स्पेशली जो बाटिक प्रिंटिंग में ये वैक्स के द्वारा ही जो है नमूने तैयार किए जाते हैं। ठीक है, जो ब्लॉक प्रिंटिंग होती है उसमें ब्लॉक होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है, तो ब्लॉक पर उस पर कलर लगा करके और उस पर जो है छपाई कर दी जाती है, प्रिंट कर दिया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग में स्क्रीन स्पेशली तैयार की जाती है, स्पेशली जो है नायलॉन कपड़े से स्क्रीन तैयार की जाती है अलग से। ठीक है, फिर उसके बाद में प्रिंटिंग की जाती है। और बंधेज में क्या होता है? उसको बांध कर, टाई एंड डाई मतलब है उसको टाई करते हैं, फिर उसके बाद में डाई करते हैं यानी कि उसको रंगा जाता है। पहले उसको बांधते हैं, जिस भी चीज से बांधना है, कोई चीज भी रख करके, जैसे चना रख करके बांध दिया जाता है, या फिर मटर का दाना रख करके बांध दिया, या फिर जो डिजाइन आपको तैयार करनी है वो चीज रख करके कपड़े में उसको फिर बांध दिया जाता है टाइटली, और फिर उसके बाद में उसको कलर कर दिया जाता है, तो वो बंधेज कहलाता है। फिर है शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है? एंडोजेनस कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अकर इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर या फिर हार्ट? तो फिर ये लिवर में होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण किस अंग में होता है? तो ये है आपका लिवर में होता है। ओके, फिर आता है महिलाओं हेतु घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू फोर्स इन, कब आया है? तो ये है 2005 में। ये भी क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। फिर है मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है, यानी कि मोटर डिसफंक्शन ड्यू टू ब्रेन डैमेज, यानी कि अगर जो है ब्रेन डैमेज की वजह से जो आपकी जो गति, मोटर डिसफंक्शन का मतलब है यानी कि जो कि हाथ और पैरों की जो गति है आपकी, तो वो आपकी प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो वो आपका किस में होता है? ये चीज, ये प्रॉब्लम कब आती है? ये आती है आपकी मस्तिष्क पक्षाघात में, यानी कि सेरिब्रल पाल्सी। ये बीमारी है जिसमें कि आपका ब्रेन डैमेज होता है, जिसकी वजह से जो मोटर डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी, इसमें दौरे पड़ते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। और मांसपेशी दुर्विकास यानी कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें क्या होती है? जो मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे सारी मसल्स आपकी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं। ओके, और गठिया यानी कि अर्थराइटिस, इसमें गठिया रोग आप जानते हो, जॉइंट्स में प्रॉब्लम होने लगती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 121 जेवी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। अकॉर्डिंग टू जेवी वॉटसन, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मेंटल स्टेट, बिहेवियर, कॉन्शियसनेस या फिर माइंड। ठीक है, मानसिक अवस्था का, व्यवहार का, चेतना का या फिर मन का। तो फिर जेवी वॉटसन के अनुसार इन्होंने बिहेवियरिज्म की थियोरी दी हुई है। ठीक है, तो ये व्यवहार का आ जाएगा, इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। फिर है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई थी? वेयर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी सेटअप? बर्लिन में, बोस्टन में, फ्रैंकफर्ट में या फिर लिपजिंग में? तो ये स्टार्ट की गई कहां पर? लिपजिंग में। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई है? ये है लिपजिंग में स्थापित की गई है। इसको मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ। ये देखिए, लिपजिंग जर्मनी, और किसके द्वारा स्टार्ट की गई? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी, तो ये है विलियम उंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। ठीक है, 1832 से 1920 के बीच में इन्होंने लिपजिंग जर्मनी, यहां पर जो है इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लैबोरेटरी स्थापित की थी। ओके, देखिए 1879 में
1879 में उंट ने जो है पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वर्ल्ड की लिपजिंग जर्मनी में स्थापित की थी। ओके, चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन। किसके द्वारा? लिपजिंग में स्टार्ट की गई है, किसके द्वारा? उंट के द्वारा की गई। कब की गई है? 1879 में। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, 1879 में। और किसके द्वारा? उंट के द्वारा, विलियम उंट। एक बार देख लो, 1879 ही है ना? हाँ, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद, किसके द्वारा? लर्नर, लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग प्रोसेस, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें सभी आ जाएंगे। इसमें लर्नर भी रहता है, सिचुएशन भी, परिस्थिति भी, और प्रोसेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर है नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। न्यू नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू, रटने से, ज्ञान हस्तांतरण से, या फिर अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मेमोराइजेशन, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड सर्चिंग न्यू मीनिंग्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? एक्सपीरियंस से होता है और नवीन अर्थ खोजने से होता है। ठीक है। फिर है पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट इज एसोसिएटेड विद किससे? पैवलॉव, स्किनर, कोलबर्ग, या फिर थॉर्नडाइक से। तो प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन का सिद्धांत किस संबंधित है? ये है स्किनर से। ठीक है। और इसको क्या इन्होंने एक और कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, ये इनके द्वारा दी गई है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी स्किनर के द्वारा दी गई है। ठीक है। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर के द्वारा दी गई है, BF स्किनर इनका फुल नेम है। और क्या बोलते हैं, पैवलॉव के द्वारा क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी दी गई है। ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है वो दी गई है आपकी पैवलॉव के द्वारा। क्लासिकल कंडीशनिंग, ओके। क्लासिकल पैवलॉव के द्वारा, स्किनर के द्वारा ऑपरेंट कंडीशनिंग, और पुनर्बलन का सिद्धांत, ये दोनों ही कुछ भी कह सकते हो। और जो है कोलबर्ग, इन्होंने तो मॉरल रीजनिंग थियरी दी है कोलबर्ग के द्वारा, यहां लिख देती हूं मॉरल रीजनिंग थियरी। ओके। और जो है ये थॉर्नडाइक, इन्होंने क्या था? इन्होंने अंतर्दृष्टि की सूझ का सिद्धांत दिया था, यानी कि इनसाइट थियरी इनके द्वारा दी गई है। इनसाइट थियरी, अंतर्दृष्टि की सूझ का सिद्धांत, तो ये इनके द्वारा दी गई, थॉर्नडाइक के द्वारा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। इंसाइटफुल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम, उद्दीपन अनुक्रिया यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, या फिर गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण, या फिर उद्दीपन सामान्यीकरण, या फिर पुनर्बलन। तो अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है, ये किसका परिणाम है? गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण। तो जो ये थॉर्नडाइक थे और कई सारे गेस्टाल्टवादी कहे जाते हैं थॉर्नडाइक को, ठीक है, इन्होंने अंतर्दृष्टि की सोच का सिद्धांत दिया था। और ये जो है किसका रिजल्ट है, परिणाम है? ये गेस्टाल्ट प्रत्यक्षीकरण का जो है परिणाम है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर के द्वारा नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज नॉट डिस्क्राइब्ड बाय ब्रूनर, यानी कि इसमें से कौन सा है जो कि ब्रूनर के द्वारा नहीं दिया गया है? इनएक्टिव यानी क्रियात्मक प्रतिनिधान, आइकॉनिक यानी कि प्रतिमा प्रतिनिधान, या फिर सेंसरी मोटर यानी कि इंद्रिय गतिकाल, या फिर सिंबॉलिक प्रतीकात्मक प्रतिनिधान। तो कौन सा स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो कि ब्रूनर के द्वारा नहीं दिया गया है? तो यहां पर है सेंसरी मोटर, जो कि आपका प्याजे के द्वारा दिया गया है, सेंसरी मोटर। ठीक है। इन्होंने इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक ये जो है स्टेज दिए हैं, और इसको मैं आपको दिखा भी देती हूं, ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। नहीं, ये नहीं है, कहां गया? सॉरी, एक मिनट।
अच्छा सॉरी, ये है, कहाँ गया, हाँ ये इसमें है मेलोडी, ये देख सकते हो आप। बड़ा कैसे होगा, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो ये ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। अब इन्होंने जो 3 दिया है, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, ठीक है। इनएक्टिव का मतलब है लर्न थ्रू मूवमेंट ऑफ और एक्शन, यानी कि गति और जो एक्शन के द्वारा, क्रिया के द्वारा सीखना, जैसे कि प्ले विद अ बुक। ये आइकॉनिक का मतलब है कि इमेज या फिर आइकॉन, मतलब इमेज को देख करके सीखना, जैसे कि लुक एट पिक्चर्स। और सिंबॉलिक इन्होंने बताया है लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, यानी कि जो अब यहाँ पर क्या था, पिक्चर को देख करके सीख रहे थे, अब यहाँ पर पिक्चर जो है वो पिक्चर देख करके उसको, उससे वो पिक्चर से आप जो है कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। यानी कि पिक्चर को देख करके वो समझेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे लैंग्वेज के माध्यम से, उस पर रिसर्च करेंगे, लैंग्वेज के माध्यम से उसको जो है समझेंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स का मतलब है कि सिर्फ पिक्चर को वो देख नहीं रहे हैं, ठीक है, उस बल्कि उस पिक्चर को देख करके वो लैंग्वेज के माध्यम से उसको समझेंगे, और ये लैंग्वेज बेस्ड होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये देखिए ईयर है 1966 है, और जो इन्होंने 3 मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी कि रिप्रेजेंट करने का इन्होंने बताया है, जो इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन जो कि एक्शन बेस्ड होता है, आइकॉनिक ये इमेज बेस्ड होता है, और जो सिंबॉलिक होता है ये लैंग्वेज बेस्ड होता है, ठीक है। यानी जो सिंबल्स होंगे उनको लैंग्वेज के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका ब्रूनर्स के द्वारा ये दिया गया है, ओके, समझ में आ गया ये चीज। अब है छद्म परिपक्वता काल होता है, पीरियड ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी इज। स्यूडो मैच्योरिटी क्या होता है, एडोलसेंस, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड। तो पीरियड ऑफ स्यूडो मैच्योरिटी इज ये होता है, लेटर चाइल्डहुड को बोलते हैं, उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं इसको, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि इसमें, क्योंकि क्या होता है लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है कि प्यूबर्टी की जस्ट लेटर चाइल्डहुड के बाद में प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट हो जाती है, तो ये प्यूबर्टी की स्टार्टिंग आप कह सकते हो, होता है लेटर चाइल्डहुड में। तो यहाँ पर पूरी तरीके से अभी वो मैच्योर नहीं होते हैं, इस वजह से इसको स्यूडो मैच्योरिटी कहते हैं। और इसमें जो बच्चे होते हैं, स्यूडो मैच्योरिटी का मतलब कि दूसरों को देख करके उस तरीके से एक्ट करते हैं, दूसरों का रोल प्ले करना होता है, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, इसी को स्यूडो मैच्योरिटी कहते हैं। तो चलिए, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा स्यूडो मैच्योरिटी क्या होता है। यहाँ मैं आपको दिखाना चाह रही थी, इससे रिलेटेड कुछ और भी था, नहीं ये नहीं है। ओके कहाँ गया, एक मिनट, अगर मिल जाता है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, अदरवाइज आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर नहीं है। कोई नहीं, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको कि क्या होता है। यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। स्यूडो मैच्योरिटी क्या होती है ये चीज, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम एक प्रक्रिया है, लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ, तथ्यों के संग्रह की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की, या फिर परीक्षा की तैयारी की, या फिर याद करना।
लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स, मीनिंग मेकिंग थ्रू एक्सपीरियंस, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, मेमोराइजेशन। तो ये सब तो होगा नहीं, मेमोराइजेशन और प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन या फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स, तो ये सारी चीजें तो नहीं होंगी। ठीक है, लर्निंग का मतलब क्या है? अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण, मीनिंग मेकिंग थ्रू एक्सपीरियंस। ओके, ये अधिगम होता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर है कि मानव विकास होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, कॉन्टिन्यूअस, इंडिविजुअलाइज्ड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपका जो प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का है, तो ये सारे होते हैं। सीक्वेंशियल भी होता है, क्रमिक होता है, पहले इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, फिर एडल्टहुड, ओल्ड एज, ऐसे होता है। क्रमिक सीक्वेंशियल है, कॉन्टिन्यूस लगातार भी होता है, कॉन्सेप्शन से लेकर के डेथ तक की होती है कंटिन्यूस, और इंडिविजुअलाइज्ड होता है, यानी कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग जो डेवलपमेंट अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये सारे ही सही हैं इसमें। फिर है बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया? तो ये हम पहले भी बता चुके हैं आपको, ये स्टर्न है, इसको हमने आपको समझाया भी था। फिर है 132 से निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एडोलसेंस पीरियड। तो देखिए एडोलसेंस पीरियड में क्या है? तीव्र शारीरिक विकास, ये तो होता ही है। विपरीत लिंग में अधिक रुचि, ये भी होता है। ठीक है, और अधिक संवेदनशील प्रकृति, हाइटेंड इमोशनल टेंडेंसीज तो होती है, क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि इतना जो है जो इतने ज्यादा चेंजेस होते हैं एडोलसेंस एज में, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब फिजिकली भी चेंज होता है, उनको अपनी आइडेंटिटी भी डेवलप करनी होती है। ठीक है, और जो है क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो इतने सारे डेवलपमेंट होते रहते हैं, कई सारे डेवलपमेंट इसी एडोलसेंस पीरियड में होते रहते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है जो उनकी संवेदनशील प्रकृति टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज क्या नहीं होगा, वो होगा अस्पष्ट एवं अस्थायी आत्म प्रत्यय, यानी कि क्लियर एवं एंड स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो इतना ज्यादा इस टाइम पर, इसी वजह से स्टैनले हॉल ने इसको क्या कहा है, तनाव और तूफान की अवस्था। ठीक है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज इसको बोला है एडोलसेंस पीरियड को, क्योंकि वो इतना इस समय स्ट्रेस में रहते हैं कि इतनी सारे डेवलपमेंट अचानक से इतनी सारी चीजें होती हैं उनके साथ में कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो बिल्कुल वो क्लियर और स्टेबल सेल्फ कॉन्सेप्ट तो उनका नहीं रहेगा। ओके, तो ये चीज इसमें नहीं आएगी। फिर है कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ओके, तो यहां पर देखिए कोलबर्ग ने कौन कौन सी चीज दी हुई है, प्राक रूढ़िगत यानी कि प्री कन्वेंशनल, पूर्व संक्रियात्मक रूढ़िगत, पश्च रूढ़िगत, प्री कन्वेंशनल, प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये तीनों तो इन्होंने दी है, प्री कन्वेंशनल भी दी है, कन्वेंशनल भी दी है, पोस्ट कन्वेंशनल भी दी है। कौन सी नहीं दी है? तो वो दी है प्री ऑपरेशनल, पूर्व संक्रियात्मक, जो कि आपकी प्याजे की थियरी है। ठीक है, जो कि दूसरा है सेंसरी मोटर, पहला है उनका, और दूसरा है प्री ऑपरेशनल थियरी है। तो ये प्याजे की थियरी है और ये तीनों इनकी है, कोलबर्ग की है। अब ये जो इन्होंने तीन थियरी दी है ना, इसके अंदर में भी आपकी दो दो है, यानी कि टोटल 6 हैं। यानी हर एक जो ये तीनों पार्ट है, प्री पोस्ट और जो है कन्वेंशनल लेवल है, इसको भी इन्होंने दो दो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ठीक है, जैसे कि आपका ये प्री कन्वेंशनल हो गया, तो इसमें स्टेज 1, स्टेज 2 आ जाएगा, पहला स्टेज, दूसरा स्टेज। फिर आता है कन्वेंशनल, इसमें इनका आ जाता है तीसरा और चौथा स्टेज। और जो पोस्ट कन्वेंशनल है, इसमें आ जाता है इनका फोर्थ के बाद फिफ्थ और सिक्स्थ। तो टोटल इनके 6 स्टेज हैं। इनमें 3 में से जो है इन्होंने दो दो स्टेज इसके अंदर में भी हैं। ओके, तो आप ये कह सकते हैं, अब जो ये इनका जो पहला वाला स्टेज होता है प्री कन्वेंशनल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसमें या इनमें सिर्फ पनिशमेंट और रिवार्ड, ये इतना होता है। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज होता है बच्चे का, उसमें क्या होता है, वो सिर्फ पनिशमेंट और रिवार्ड के बारे में जानता है। अब इसमें जो 2 स्टेज है, या तो उसको अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर वो गलत काम करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, इतना पता होता है बच्चे को। ठीक है, अब इसमें जो पहला वाला स्टेज होता है वो ओबीडियंस टू अथॉरिटी, यानी कि उसमें जो ये पहला वाला स्टेज है, इसमें क्या होता है, जो भी अथॉरिटी है तो उनकी आज्ञा का पालन करना ही वो अपना कर्तव्य मानता है।
यानी कि वही सही होता है उसके लिए। ठीक है, अब जो इसमें दूसरा वाला स्टेज है, इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है कि वो ये सोचता है कि अगर वो अच्छा व्यवहार करेगा तो दूसरे भी उसके साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, अगर वो गलत व्यवहार करेगा दूसरे भी उसके साथ में गलत व्यवहार करेंगे, यानी यहाँ तक ही उसकी थिंकिंग होती है। ठीक है, फिर जो कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें जो कन्वेंशनल स्टेज को बोलते हैं सोशल नॉर्म्स। ठीक है, इसके अंदर अब क्या होता है, जो सोशल नॉर्म्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं कन्वेंशनल में। अभी तक क्या था, प्री कन्वेंशनल में सिर्फ पनिशमेंट और रिवॉर्ड इसके बारे में वो समझता है। कन्वेंशनल में अब थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर सामाजिकता आने लगती है, सोशल नॉर्म्स को समझने लगता है। इसमें जो तीसरा और चौथा स्टेज है, जो तीसरा है इसमें क्या होता है कि वो जो अदर के एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर ही जो है काम करता है, यानी कि दूसरे क्या चाहते हैं उनके हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, यानी कि समाज के अकॉर्डिंग काम करता है। और जो चौथा स्टेज है इसमें क्या करता है, वो समाज के नियमों को, ऑर्डर को, जो सोशल ऑर्डर हैं उनको मेंटेन करने के लिए वो जितने भी समाज के द्वारा बनाए गए रूल्स हैं उनको फॉलो करता है। ठीक है, इसमें रहता है। फिर जो पोस्ट कन्वेंशनल है इसको क्या बोलते हैं, इसमें अब मॉरल कोड्स आ जाते हैं, यानी कि उसके अंदर अब मॉरलिटी आ जाती है, नैतिकता आ जाती है। अब इसमें जो पांचवा और छठा स्टेज है, पांचवें में क्या होता है, पांचवें में जो है अब ये चूंकि अब उसके अंदर मॉरलिटी आ गई है तो समाज में अगर जो है समाज के द्वारा जो चीज अगर उसको लगती है कि वैलिड है, समाज के अकॉर्डिंग अगर वैलिड है तो उसको वैलिड मानता है, अदरवाइज वो उसको गलत मानता है। मतलब अभी उसका अपना कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, अभी वो थोड़ा सा समाज से ही लगा हुआ है, लेकिन हाँ अगर कुछ गलत है तो उसके अगेंस्ट में उसको वो वैलिड नहीं मानेगा। ठीक है, और छठे में क्या होता है, अब उसके अंदर क्या होता है, वो पर्सनली वो खुद से एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, यानी कि अब वो खुद से खुद की मॉरलिटी होती है, वो खुद सोचता है अपने हिसाब से। अगर समाज मतलब समाज की जो रूल रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, बल्कि अब उसका खुद का डिसीजन होता है। अगर समाज का और ये जो वाला स्टेज होता है ना, इसमें वो कई सारे जो उसके मतलब जो डिसीजन होंगे वो समाज के अगेंस्ट में भी होते हैं, क्योंकि अब वो अपने अकॉर्डिंग सोचता है। ठीक है, क्योंकि समाज के बहुत सारे रूल्स हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो अब यहाँ पर वो वाली स्टेज आ जाती है। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किशोरावस्था, तूफान और तनाव की अवस्था, अभी जस्ट हमने ये चीज डिस्कस की थी। एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस, ये किसने कहा, स्टैनले हॉल ने बोला है। फिर है पृच्छा अधिगम किसके विकास में सहायक है, इंक्वायरी लर्निंग इज कंड्यूसिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ, तो इसका आंसर है इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव स्किल्स या फिर मेमोरी। तो इंक्वायरी लर्निंग ये किस में हेल्पफुल है, मतलब किसके विकास में ये सहायक है, तो वो है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। अब इंक्वायरी लर्निंग में क्या होता है, किस तरीके की क्रिएटिविटी में सहायक है, यानी कि ऐसे मेनली आपके रिसर्च आ जाते हैं। अब जब आप कोई रिसर्च करते हो तो उसमें आपकी इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी लर्निंग होती है, यानी इंक्वायरी के द्वारा आप सीखते हो। ठीक है, रिसर्च जब आप करते हो तो उसमें वो क्या होता है, क्रिएटिविटी आपकी डेवलप होती है, उसका विकास होता है। फिर है 136 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन है ये। साहचर्य, प्रतिगमन, प्रतिकरण, उदात्तीकरण, एसोसिएशन, रिग्रेशन, कंपनसेशन या फिर सब्लिमेशन। तो कौन सा इसमें से डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, तो इसमें जो साहचर है, एसोसिएशन है, वो डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति या फिर जो बच्चा है वो अपने आप को बचाने के लिए या तो वो कंपनसेट करेगा या फिर वो सब्लिमेशन करेगा या फिर वो रिग्रेशन करेगा। ठीक है, तो अब ये है क्या डिफेंस मैकेनिज्म, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सब्लिमेशन, कंपनसेशन और रिग्रेशन, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देते हैं। और कुछ पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं और कुछ निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। पॉजिटिव का मतलब है कि अगर आपकी एक चीज कंप्लीट नहीं, मान लीजिए आपकी एक कोई वीकनेस है, तो आप उस वीकनेस को, उस वीकनेस की जगह पर जो आपकी जो है स्ट्रेंथ है, आप उस पर अपना काम करोगे। ठीक है, उस स्ट्रेंथ के बल पर आप काम करते हो और अपनी उस वीकनेस को छोड़ देते हो, यानी कि भूल जाते हो या फिर हटा देते हो। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म होता है और निगेटिव भी होता है।
ठीक है। नेगेटिव में क्या हुआ कि आपने कहीं और का गुस्सा कहीं और पर जाकर के निकाल दिया। मान लिया ऑफिस गए और वहां पर आपके बॉस ने या फिर आपके सर ने डांट दिया, तो आप वो गुस्सा अब सर पर तो निकाल नहीं सकते हो, तो घर पर जाओगे तो घर पर घर के कोई भी फैमिली मेंबर हो उन पर जाकर के गुस्सा निकाल दोगे। तो ये निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, यानी एक जगह का गुस्सा दूसरी जगह उतार दिया आपने। तो देखिए अब कंपनसेशन क्या होता है। तो कंपनसेशन क्या है कि इसमें क्या होता है, जो भी आपकी टेंशन है या फिर जो भी आपकी चिंता है, एंजाइटी है, तो उसको आप निकालोगे कैसे। तो इसमें क्या करता है इंडिविजुअल, वो आपकी जो पर्सनल वीकनेस है उसको जो है कंपनसेट करता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो जो है अपनी स्टडी में वो फेल हो गया, ठीक है, तो अब वो क्या करे, उसको कंपनसेट कैसे करेगा। वो जो है एथलेटिक्स में चैंपियन, कॉलेज का चैंपियन बन करके उसको जो है कंपनसेट कर सकता है। यानी कि वो पढ़ाई में तो फेल हो गया लेकिन वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो वो चीज उसके साथ में कंपनसेट हो जाएगी। ठीक है, और मान लीजिए कोई एक सिंपल सी लड़की है और वो जो है बहुत अपनी, और उसकी जो बहन है वो बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल है बहुत ज्यादा, ठीक है, उससे ज्यादा है, तो वो क्या करेगी, किस तरीके से कंपनसेट करेगी। अब वो क्या करेगी, बहुत ज्यादा, अब वो स्टडी के लिए बहुत हार्ड स्टडी करेगी, हार्ड वर्क करेगी, ठीक है, पढ़ाई करेगी बहुत ज्यादा और अपनी क्लास में फर्स्ट रैंक लेकर के आएगी। तो उससे क्या होगा, अब जो उसकी बहन की खूबसूरती थी ना, वो उसकी पढ़ाई से कंपनसेट हो गई। ठीक है, अब लोग उसको उसकी पढ़ाई से जानेंगे ना कि उसकी खूबसूरती से जानेंगे। ठीक है, तो ये है कंपनसेशन। ठीक है, फिर दूसरा क्या है आपका यहाँ पर, कंपनसेशन हो गया। सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, अब इसमें क्या होता है कि जो भी समाज के द्वारा कुछ अनएक्सेप्टेबल जो डिजायर्स होती, इच्छाएं होती, उनको एक्सेप्टेबल में कन्वर्ट कर देना। यानी समाज के द्वारा जो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है उसको एक्सेप्टेबल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए, उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई टीनेज बॉय है, तो टीनेज जो बॉय होते हैं, लड़के हैं, तो उनमें क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव और एग्रेसिव फीलिंग होती है, कंपटीशन की फीलिंग और एग्रेसिव उत्तेजना होती, वो ऐसी फीलिंग्स होती हैं। तो वो क्या कर सकता है, उसको फुटबॉल प्लेयर बन करके, यानी कि फुटबॉल में जाकर फुटबॉल खेल करके अपनी एग्रेसिवनेस और जो कंपटीशन वाली फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, उसको वहां जाकर के निकाल सकता है। तो इस तरीके इसको सब्लिमेशन कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि एक जगह जो चीज काम नहीं आ रही है उसको जाकर के, जो कि अनएक्सेप्टेबल है, अब जो इसका एग्रेसिव बिहेवियर था तो वो अनएक्सेप्टेबल था समाज के द्वारा, ठीक है, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन अब उसने जाकर के उसको फुटबॉल खेल करके, उस फुटबॉल प्लेयर बन करके उसको वहां पर जाकर उसने निकाला, तो वो चीज एक्सेप्टेबल में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई यंग मैन है और उसकी जो लवर है वो उसकी खो गई मतलब कि उसने छोड़ दिया मान लीजिए, ठीक है, तो अब वो क्या करेगा। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पोएम लिखने लगते हैं, प्यार से, लव से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड बहुत सारी पोएम्स लिखने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको जो है वो अपना कवर कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपका है। और हाँ, इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, जैसे कि अब एक तो फुटबॉल प्लेयर वाला एग्जांपल हो गया, और बहुत ज्यादा एग्रेसिव फीलिंग है और वो समाज में वो एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, तो क्या कर सकता है, एक सोल्जर बन सकता है, बॉक्सर बन सकता है। तो जो एग्रेसिव फीलिंग है उसकी, तो वो आप बॉक्सिंग में और सोल्जर बन करके वहां पर वो निकाल सकता है, तो इसी को सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर एक है रिग्रेशन, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, रिग्रेशन क्या होता है। अब वैसे बहुत सारे होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, लेकिन यहां पर हम जो दिया गया है उसको बता रहे हैं। हाँ, रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन का मतलब होता है कि जो रिग्रेशन का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति वो अभी ज्यादा परिपक्व नहीं है, यानी कि लेस सॉरी, अगर कोई व्यक्ति है वो क्या होता है, अगर वो डिफिकल्टीज को, यानी कि उसके जो कठिनाइयां हैं उनको फेस नहीं कर पाता है, तो क्या करता है, वो बहुत ही एक कम परिपक्व व्यक्ति के जैसा, यानी जैसे एक जो लेस मैच्योर व्यक्ति होगा उसका बिहेवियर, व्यवहार जैसा होता है, उसके तरीके से वो एक्ट करने लगता है। ठीक है, अगर वो अपनी डिफिकल्टीज को फेस नहीं कर पाता है।
ठीक है, तो अब कैसे इसका हाँ एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि हाँ जैसे कि मान लीजिए कि कोई नर्स है, ठीक है, तो नर्स जो कि आपकी मेडिकल में जो नर्स होती हैं, तो वो अब उन्होंने क्या किया, कोई भी मेडिकेशन गलत दे दिया, ठीक है, उसमें गलती हो गई उससे, तो क्या करेंगी, वो रोना स्टार्ट कर देंगी। तो ये चीज रिग्रेशन कहलाता है, यानी कि अपनी गलती को छिपाने के लिए आप जो है कुछ कोई निगेटिव चीज करने लगते हो। अब उन्होंने अपनी गलती को छिपाने के लिए क्या हुआ कि रोना स्टार्ट कर दिया, या फिर अब कोई व्यक्ति है अपनी डिफिकल्टीज को जो है वो नहीं कर पा रहा है, तो क्या करता है कि वो भी रोने लगा, या फिर जो है सर रख करके वो जो है किसी दूसरे के ऊपर सर रख करके फिर अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने लगता है, मतलब डिफिकल्टी को व्यक्त करने लगता है। तो एक बच्चे लेस मैच्योर बिहेवियर की तरीके से वो काम करता है इंडिविजुअल, तो वो चीज आपका रिग्रेशन कहलाता है, यानी कि इसको बोलते हैं एन इमेच्योर वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ स्ट्रेस और गो बैकवर्ड्स। यानी कि किसी भी स्ट्रेस, अगर कोई चिंता है, कोई एंजाइटी है, तो उसको जो है फेस करने के लिए वो क्या करेगा, एक इमेच्योर तरीके से बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, तो वो चीज रिग्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये सारे आपके डिफेंस मैकेनिज्म है। अब जो कंपनसेशन और सब्लिमेशन था, ये तो आपका पॉजिटिव में आ गया, लेकिन जो रिग्रेशन है ये आपका निगेटिव जो है डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाता है। फिर 137 क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने समायोजन के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट प्रपोज्ड अ थियरी ऑफ एडजस्टमेंट। तो देखिए फ्रॉयड ने किया है, और वॉटसन ने किया है, और कार्ल जुंग ने भी किया हुआ है, लेकिन जो लजारस है इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने स्ट्रेस थियरी दी हुई है, स्ट्रेस थियरी इनके द्वारा दी गई है, लजारस के द्वारा। ओके, अब देखती हूं मैं, अगर इसका पिक्चर होगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। लजारस, हाँ यहां पर आप देख सकते हो मेन थियरीज ऑफ स्ट्रेस की कौन कौन दिया है। एक तो कैनन ने दिया है फाइट और फ्लाइट थियरी, और सेली ने दिया है जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम, और लेजारस ने कॉग्निटिव अप्रेजल मॉडल दिया है, इसमें इन्होंने स्ट्रेस थियरी के बारे में बताया है। और टेलर्स एट ऑल का इन्होंने टेन एंड बी फ्रेंड थियरी दी हुई। ये स्ट्रेस थियरी ये सारी इन लोगों के द्वारा दी गई, इसमें से एक लेजारस भी हैं जिन्होंने स्ट्रेस थियरी दी है। ठीक है, तो इसमें से नहीं आएगा, एडजस्टमेंट थियरी में ये लेजारस नहीं आएंगे, और ये तीनों आ जाएंगे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 138 क्वेश्चन है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, मेंटल हेल्थ ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन, ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं, ये फैमिली पर होता है, परिवार पर निर्भर करता है। फिर है 139 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा डैनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एज प्रपोज्ड बाय डैनियल गोलमैन। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एफिकेसी, या फिर सेल्फ मैनेजमेंट, या फिर सोशल स्किल। ठीक है, तो यहां पर कौन सा नहीं है, तो देखिए मैं इसका पिक्चर दिखा देती हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा नहीं है। ये है, ये डैनियल गोलमैन का है। ठीक है, अब इन्होंने देखिए ये दिया हुआ है, इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस थियरी दी हुई है डैनियल गोलमैन के द्वारा। ओके, अब इन्होंने रिकॉग्निशन और रेगुलेशन के बारे में बताया, इसमें सेल्फ और सोशल दो चीजें बताई हैं। सेल्फ में सेल्फ अवेयरनेस आ जाता है, सेल्फ मैनेजमेंट आ जाता है, और सोशल में भी सोशल अवेयरनेस और सोशल स्किल्स आ जाती हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि इसमें खुद को पहचानना, खुद को पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तभी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, जिसमें कि इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस और एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है यानी कि सेल्फ कंट्रोल, खुद को रेगुलेट करना, खुद पर कंट्रोल होना सेल्फ मैनेजमेंट कहलाता है। जैसे कि ट्रस्टवर्दीनेस, कॉन्शियसनेस हो गया, अडेप्टेबिलिटी, ड्राइव एंड मोटिवेशन, इनिशिएटिव, तो इसके द्वारा वो सेल्फ कंट्रोल किया जा सकता है, खुद को मैनेज कर सकता है। समाज में अगर देखें तो इसमें अवेयरनेस में इम्पैथी, यानी कि दूसरों की हेल्प करके, ठीक है, दूसरों की मदद करके, ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस, या फिर अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि दूसरों को समझ करके, एम्पैथी के द्वारा।
और रेगुलेशन यानी कि जो सामाजिक कौशल के द्वारा यानी कि प्रभावित करके, इंस्पिरेशनल लीडरशिप के द्वारा प्रभावित करके, डेवलपिंग अदर्स दूसरों का विकास करके, इन्फ्लुएंस के द्वारा, बिल्डिंग बॉन्ड्स दूसरों से बॉन्ड्स एक बंधन बना करके, टीम वर्क और कोलैबोरेशन के द्वारा जो है वो समाज में अपना प्रभाव छोड़ सकता है। तो ये चीज इन्होंने बताया, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और सोशल स्किल, ये चीज डेनियल गोलमैन ने बताई है। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा नहीं है, तो देखिए सेल्फ अवेयरनेस भी है, सेल्फ मैनेजमेंट है, सोशल स्किल है और सोशल अवेयरनेस है। तो क्या चीज नहीं है इसमें, सेल्फ एफिकेसी यानी कि दूसरा स्व सामर्थ्य नहीं है, प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। ठीक है, फिर है 140 क्वेश्चन कि व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए, द फोकस ऑफ ओकेशनल गाइडेंस हैज टू बी ऑन, नौकरी दिलाने पर, सेवार्थी की उचित नौकरी ढूंढने में सहायता देने पर, या फिर शिक्षा व्यवस्था को वृत्ति उन्मुख बनाने पर, या फिर सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि फोकस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस किस पर होना चाहिए, तो ये है आंसर चौथा वाला, सेवार्थी को उचित वृत्ति चयन में सहायता करने पर, यानी कि हेल्पिंग द क्लाइंट टू सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट जॉब, यानी कि एक जो क्लाइंट है उसको एक एप्रोप्रिएट उपयुक्त जॉब को सेलेक्ट करने में, उसका चयन करने में मदद करना ही ओकेशनल गाइडेंस का फोकस होता है, यानी कि इसमें बल दिया जाता है। फिर है 141 क्वेश्चन कि विद्यार्थियों में संप्रेषण का अभिप्राय क्या है, कम्युनिकेशन विद स्टूडेंट्स मीन उन्हें कार्य करने हेतु कहना, विचारों का आदान प्रदान, उन्हें निर्देश देना, या फिर उन्हें अपने विचारों से सूचित करना। तो विद्यार्थियों में कम्युनिकेशन का मतलब है विचारों का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ओके, फिर है निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे, हिंदी बहुत टफ है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ठीक है, डेवी के द्वारा, ब्रूनर, प्याजे या फिर आंसुबेल। तो ये दिया गया है ब्रूनर के द्वारा। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल किसके द्वारा दिया गया, ब्रूनर के द्वारा दिया गया। चलिए मैं इसका पिक्चर दिखा देती हूं आपको। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, ओके, ध्यान दिया, हाँ ये है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट थियरी, किसके द्वारा, यहां पर देख सकते हो ब्रूनर के द्वारा दी। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट थियरी कब दी गई, 1967 में दी गई। इसमें 3 फेज हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है और डेटा को जो प्रेजेंट करने का कैसे करना है, ठीक है, तो वो चीज फेज 1 में बताई जाती है। इसमें क्या होता है, जो लर्नर है वो कंपेयर एंड कंट्रास्ट एग्जाम्पल्स का यूज करता है, ठीक है। फेज 2 में क्या होता है, अब जो कॉन्सेप्ट उसने जिस कॉन्सेप्ट को उसने आइडेंटिफाई किया, जिसको प्रेजेंट किया, अब उसके प्राप्ति के लिए वो टेस्टिंग करेगा फेज 2 में। और 3 में क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा। एनालाइज कैसे करेगा, जो लर्नर है वो अपने थॉट्स को डिस्क्राइब करेगा और जो उसकी हाइपोथेसिस है, जो उसके एट्रीब्यूट्स है, उनको वो डिस्कस करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 3 चीजें हैं जो कि ब्रूनर्स के कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्ट्रेटजी में, थियरी में बताई गई हैं। ओके, तो कभी कभी स्टेज भी पूछ लेता है, इस वजह से मैं यहाँ पर आपको ईयर भी बता दिया मैंने, ठीक है, और स्टेज के बारे में भी बता दिया है। 3 स्टेज दी है इन्होंने। चलिए, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो टेप, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी है, आपको पता है, ठीक है, सारे हो जाएंगे। फिर यह सहयोगात्मक अधिगम आयोजित किया जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग इज ऑर्गेनाइज्ड इन क्लासरूम सिचुएशन, यानी कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, या फिर कक्षा कक्ष से बाहर की परिस्थितियों, या फिर दोनों में, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है कक्षा कक्ष परिस्थितियों में, यानी कि इन क्लासरूम सिचुएशन में। अब कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या होता है कि इसे मान लीजिए 2-4 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया क्लासरूम में, ठीक है, अब उनको कोई एक टॉपिक पकड़ा दिया गया या फिर कोई भी एक प्रैक्टिकल, ठीक है, पकड़ा दिया गया कि आपको ये प्रैक्टिकल करना है, सभी को मिल करके करना है। तो क्या होंगे, सभी अपने विचार एक दूसरे से शेयर करेंगे और उसमें जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे को, और इससे वो सीखेंगे। तो ये क्लासरूम सिचुएशन में
ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोऑपरेटिव लर्निंग। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इसमें कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन दिए गए हैं। वैसे जो फिलहाल अब मुझे टीजीटी के पेपर के बारे में फिलहाल तो ज़्यादा नहीं पता है, मैंने कभी दिया नहीं इसका एग्जाम, तो आई थिंक, लेकिन कंप्यूटर का तो इसमें कहीं भी नाम नहीं दिया गया। जो आपका सिलेबस है फिलहाल इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये काफ़ी पुराना पेपर है, तो हो सकता है पहले आता हो, पहला का सिलेबस अलग रहा हो। तो चलिए 2-4 ही क्वेश्चन है, कर लेते हैं। कंप्यूटर के जनक के नाम से कौन जाना जाता है? तो चार्ल्स बैबेज है, आई थिंक चार्ल्स बैबेज हैं, ठीक है। कंप्यूटर वायरस क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। फिर है इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर सब ये इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, आउटपुट का मतलब है जिसको आप टच कर सकते हो, मॉनिटर को, ठीक है। अब कीबोर्ड मतलब टच कर सकते हैं, लेकिन कीबोर्ड से जो आप की डालते हो उसके अंदर आपके लैपटॉप के मॉनिटर पर जो दिखाई पड़ता है उसको तो नहीं टच कर सकते ना, तो जो ये सब इनपुट का काम करता है। फिर है लिंगुआफोन उदाहरण है। लिंगुआफोन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडियो एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स, विजुअल या फिर एक्टिविटी एड्स। तो जो लिंगुआफोन है ये आपका श्रव्य सामग्री का एग्जांपल है, यानी कि ऑडियो एड्स का एग्जांपल है। और लिंगुआफोन के द्वारा क्या होता है, लोग लैंग्वेज स्किल्स सीखते हैं, ठीक है। ये आई थिंक बाहर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। लिंगुआफोन के द्वारा लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज सीखते हैं रिकॉर्डिंग के द्वारा, ठीक है। लिंगुआफोन के साथ साथ में ग्रामोफोन का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये एक ऑडियो एड्स है, लिंगुआफोन। फिर एक किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि उसका ब्रेन किसे कहते हैं? सीपीयू को बोलते हैं। फिर है आईसीटी से अभिप्राय है। आईसीटी का क्या मतलब है? स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटरकनेक्टेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंटर कॉमन टेक्नोलॉजी। जिसका जो राइट आंसर है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का फुल फॉर्म है। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपके सारे 150 क्वेश्चन। यहाँ पर हमारी ये वाला पेपर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि दूसरा, हमारे पास फिलहाल कोई एज सच पेपर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ मेरे पास क्वेश्चंस हैं, तो उसको हम लेकर के आएंगे और फिर आपके साथ में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फिर अब इसके बाद में फिलहाल टीजीटी का तो हमने कई सारे जो है काफी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे उसमें हम पीजीटी के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो पीजीटी के हमारे पास पेपर रखे हुए हैं, तो वो चीज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, पीजीटी के क्वेश्चन, ठीक है। जो आपके फिलहाल तो मैं तो ऑप्शंस भी डिस्कस करती हूँ, तो वो आपके दोनों में ही काम आ जाएंगे, टीजीटी और पीजीटी दोनों में। ओके, चलिए फिर अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो देन लाइक जरूर करिएगा, ओके। और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नहीं किया है अभी तक, और जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जितना ज्यादा हो सके। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।